हाथरस की बेटी नहीं रही। 14 सितंबर को दबंगों द्वारा सामूहिक बलात्कार का आरोप है और 19 साल की लड़की ने आज सुबह दम तोड़ दिया। हालांकि पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, सख्त धाराएं लगाई हैं, लेकिन लोगों में रोष बढ़ा हुआ है। बलात्कार को रोकने के लिए सख्त से सख्त कानून बन चुके हैं। इसके विरोध में लोगों ने सड़कों पर उतरकर आंदोलन किए, लेकिन लगता है जैसे अपराधी जो ये अपराध करते हैं उनको रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा। सोचा गया कि फास्ट ट्रैक अदालतें ऐसे मामलों में जल्द इंसाफ देंगी और उसके साथ समाज में फैले गुस्से पर लगाम लगेगी, लेकिन हैवानियत, दरिंदगी, इंसानियत को शर्मसार करने वाली घिनौनी हरकतें जारी हैं। और पहले हम देखते हैं यूपी से हमारे सहयोगी कमाल खान ने जो रिपोर्ट भेजी है उस पर एक नजर। 14 दिन तक वो मौत से लड़ती रही, लेकिन आखिरकार आज हार गई। 14 तारीख को मां के साथ घास काटने गई थी। मां जब थोड़ा आगे निकल गई तो पीछे से 4 ऊंची जाति के लोगों ने उसका दुपट्टे से गला दबा दिया और उसे बाजरे के खेत में खींच ले गए, जहां उसके साथ रेप किया। 28 तारीख को परिवार से सहमति के उपरांत उसको सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली रेफर किया गया, जहां पीड़िता की आज सुबह मृत्यु हो गई, जो बड़ी दुख की बात है। पीड़िता को SC/ST एक्ट में 4,12,500 रुपये की धनराशि दी गई थी और आज 5,87,500 रुपये की धनराशि जिला प्रशासन द्वारा और दी जा रही है। इस प्रकार पीड़िता को जो कुल आर्थिक मदद दी जा रही है वो 10 लाख रुपए की हो गई है। इसके अलावा हम इसकी शीघ्र विवेचना कर रहे हैं और फास्ट ट्रैक कोर्ट बना करके दोषियों को शीघ्र सजा दिलाई जाएगी। हाथरस पुलिस ने आज ट्विटर पर एक बयान जारी कर कहा है कि घटना के दिन लड़की बयान देने की हालत में नहीं थी, इसलिए उसके भाई की तहरीर पर संदीप नाम के एक शख्स पर हत्या के प्रयास और SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया था। लड़की ने 22 तारीख को जब बयान दिया तब 4 लोगों पे गैंग रेप का केस दर्ज हुआ। 22 तारीख को पहली बार अलीगढ़ के ट्रॉमा सेंटर में जब पीड़िता का बयान क्षेत्राधिकारी के द्वारा लिया गया तो वहां इनके द्वारा दुष्कर्म की बात बताई गई और धारा 354 से तात्कालिक रूप से 376D में कन्वर्ट कराया गया तथा 23, 25 तथा 26 तारीख को जो शेष बचे तीनों अभियुक्त थे उनकी गिरफ्तारी क्रमशः की गई। कुल 4 अभियुक्त इस केस में नामित थे, सभी की गिरफ्तारी की जा चुकी है। लड़की की मौत से नाराज हाथरस की जनता ने आज शहर में जमकर प्रदर्शन किया। उनका कहना था कि लड़की की हालत नाजुक थी, अगर उसको इलाज के लिए पहले ही दिल्ली ले जाया गया होता तो उसकी जान बच जाती। उसकी मौत पर नेताओं से लेकर फिल्म स्टार्स तक में तीखी प्रतिक्रियाएं हुई हैं। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है कि हाथरस की गैंग रेप एवं दरिंदगी की शिकार एक बेबस दलित बेटी ने आखिरकार दम तोड़ दिया। नम आंखों से पुष्पांजलि। आज की असंवेदनशील सत्ता से अब कोई उम्मीद नहीं बची। प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया है कि यूपी में कानून व्यवस्था हद से ज़्यादा बिगड़ चुकी है। महिलाओं की सुरक्षा का नामो निशान नहीं है। अपराधी खुलेआम अपराध कर रहे हैं। बच्ची के कातिलों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। और मायावती ने ट्वीट किया है कि यूपी के हाथरस में गैंग रेप के बाद दलित पीड़ित की आज हुई मौत की खबर अति दुखद है। सरकार पीड़ित परिवार की हर संभव सहायता कर व फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाकर अपराधियों को जल्द सजा सुनिश्चित करे। इस तरह के अपराध सरकार के लिए भी शर्मनाक हैं और समाज के लिए भी। पुलिस और सरकार के लिए इसलिए कि अपराधियों में उनका वकार खत्म होता दिखता है, और समाज के लिए इसलिए कि ये किसी महिला के साथ एक आम अपराध नहीं है, बल्कि एक ऐसा अपराध है जिसमें उसकी औकात दिखाने की कोशिश की जाती है, और ख़ास करके तब अगर वो महिला अनुसूचित जाति की हो तो उसके पूरे कौम की औकात दिखाने की कोशिश होती है। दिल्ली में अक्षय, अलीगढ़ में अदनान, हाथरस में गुलशन और लखनऊ में कमाल खान, NDTV इंडिया। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने आश्वासन दिया है कि सभी दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, ये हृदय विदारक घटना है जो हाथरस की है।
दिल हिलाती है। और योगी जी की सरकार संवेदनशील सरकार है और कानून के तहत जो कार्रवाई करनी है वो तुरंत की जा रही है। जिसने भी किया है, जो दोषी हैं, उनको बख्शा नहीं जाएगा। उनको कानून के तहत कड़ी से कड़ी कार्रवाई करते हुए एक मिसाल भी रखी जाएगी कि इस प्रकार की हरकत उत्तर प्रदेश में फिर न हो। तो इस पूरे मामले पर राजनीति भी अब हो रही है। भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर ने पीड़िता के परिवार से जाकर मुलाकात की, दिल्ली में प्रदर्शन भी किया और आज उनकी कुछ मांगे हैं। तो चंद्रशेखर हमारे साथ मौजूद हैं। चंद्रशेखर, मैं जानना चाहूँगी आपकी क्या मांग है, सरकार क्या कर सकती है इस समय? मदद ऐसे हो सकती है कि सरकार उन आरोपियों पे सबसे पहले एनएसए लगाए और फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाए। दूसरा, उनके परिवार को जो है सुरक्षा प्रदान करे। उनको वहाँ से निकाल के गांव में उनके 2-3 घर हैं, वो डरे हुए हैं, उनको धमकियाँ मिल रही है, तो उनको शहर में एक आवास दे और सुरक्षा दे और फिर न्याय की लड़ाई को अपने स्तर से मजबूत करें। अच्छे वकील खड़ा करके जो है ऐसे अपराधियों को सजा दिलाएं, जिससे कि कानून के प्रति, न्याय के प्रति जो और बहनें हैं उनको भी जो है विश्वास मजबूत हो। आपके परिवार से मुलाकात भी हुई, उनकी मदद कैसे? सरकार पीड़ित परिवार की आर्थिक मदद भी कर सकती है। सरकार पीड़ित परिवार को सरकारी नौकरी भी दे सकती है। जी चंद्रशेखर, आप एक युवा नेता हैं। 3 महीने की बच्ची और 90 साल की दादी तक का बलात्कार हो जाता है। नए कानून के बावजूद हैवानियत के मामले रुक नहीं रहे हैं। क्या आपकी सोच है? जिस तरह से मैं आज आपको याद दिला रहा हूं, मेरी बहन होने के नाते आपको बता रहा हूं, 29 सितंबर 2003 को एक बड़ा चर्चित घटना हुई थी। एक कांड हुआ था, खैरलांजी कांड, महाराष्ट्र में, आज ही के दिन। उसमें तमाम तरह की यातनाएं दी गई थी। उस परिवार को पीटा गया था, भाइयों के सामने मां के साथ और बच्ची के साथ जो है नाबालिग बच्चा रेप किया गया था। हाँ, फिर उसमें जो है उनको पानी में डाल दिया गया था। 4 दिन बाद उनकी लाश मिली, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये पुष्टि कर दी गई कि रेप नहीं हुआ। लेकिन जब लोगों ने आवाज उठाई, पूरे देश में विरोध हुआ, फिर आपको पता है उसी गांव के लोगों ने बयान दिए कि सामूहिक रेप हुआ। 60 लोगों ने यहां उन बच्ची की और उसकी मां के साथ रेप किया। बिल्कुल सेम ऐसी ही घटना है। मुझे पुलिस पे भरोसा नहीं है, सरकार पे भरोसा नहीं है, मीडिया के लोगों से, आप लोगों से भरोसा है। चंद्रशेखर, लेकिन ऐसे मामले रुकते नहीं हैं। 2013 में निर्भया फंड बना था, आपको याद होगा। 1000 करोड़ उसका फंड रखा गया और हर साल बजट में पैसा उसमें आवंटित होता है। लेकिन अगर हम पिछले दिसंबर तक का डेटा देखें तो 91% फंड जो है वो इस्तेमाल नहीं होता। फिर आपसे मैं जानना चाहूंगी, महिला सुरक्षा को लेकर क्या सोच इस समय है आपकी? बेटी बेटी होती, उसकी जाति नहीं होती। लेकिन जब किसी बेटी के लिए न्याय की आवाज नहीं उठती, निर्भया के लिए सब लोग सड़क पे थे, लेकिन मैंने महिला आयोग की टीम को कहीं नहीं देखा। 5 साल जिनको लगातार चुनाव से पहले हिंदू कह के जो है तैयार किया जाता है, एकता की बात की जाती है, हिंदू खतरे में बताया बात की जाती है, एक हिंदू संगठन ने आवाज नहीं उठाई। सोचने का विषय है कि हमारे साथ ये भेदभाव क्यों? भेदभाव नहीं है, लेकिन ये हमारे समाज की विषमता है कि इस तरह के मामले हमारी बच्चियों के लिए के रोज़मर्रा के जीवन में सामने आते रहते हैं। बहरहाल आपको बता दें, 8 साल पहले अपनी बेटी निर्भया के साथ ऐसी दरिंदगी देख चुकी आशा देवी ने एक लंबी लड़ाई लड़ी है। बेटी के गुनहगारों को फांसी की सजा दिलवाई। उन्हें अब फिर पुराना दौर याद आ रहा है। हम फिर 2012 में पहुंच गए। सुबह सुबह जैसे उठे, हमें खबर मिली कि आज फिर एक बच्ची अपनी जिंदगी से हाथ धो दी। बहुत दुख होता है। हम बार बार ऐसे घटनाएं सुनते हैं, ऐसे बच्चियों को साथ हैवानियत होती है, लेकिन वही सुनने को मिलता है मुजरिम पकड़े गए, जेल चले गए और फिर 2 दिन 4 दिन बाद दूसरी केस हो जाती है। और यूपी सरकार और पुलिस से हमारी रिक्वेस्ट है कि जो भी मुजरिम हैं उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो, फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस केस को लगाया जाए, उन मुजरिमों को जल्द से जल्द फांसी की सजा हो। फास्ट ट्रैक कोर्ट की मांग सभी कर रहे हैं। बहरहाल हाथरस गैंगरेप मामले में पीड़ित लड़की की मौत के बाद पूरे मामले में राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई। आज महिला कांग्रेस की कार्यकर्ताओं ने विजय चौक में जोरदार प्रदर्शन किया। ये दिल्ली की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हाथरस की बेटी को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, हाथरस की बेटी को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो।
एक बेटी के साथ इस देश में क्या हो रहा है आप देख रहे हैं। सरकार और समाज ने इस बेटी की हत्या कर दी है और यहाँ पर हथियारों को पकड़कर उनको बेल मिल जाती है। क्या हम निर्भया भूल गए हैं? क्या ये देश भूल गया है? क्या सरकार भूल गई है? कहाँ है केजरीवाल, कहाँ है मोदी, कहाँ है योगी? हम थूकते हैं ऐसे शासन पर जो बेटियों की सुरक्षा नहीं करते। और उत्तर प्रदेश पुलिस की एक और बयान सामने आया है, आइए सुनाते हैं आपको। बताइए क्या सिचुएशन क्यों है? उत्तर प्रदेश में रिसीव की है बॉडी या फिर कहीं बाहर नहीं गई? ठीक है, जब तक परिवारजन नहीं चलेंगे बॉडी यहाँ से नहीं। तो उनकी डिमांड क्या है? परिवार के अंदर है या कहाँ पे? मिलने नहीं दे रहे हैं जी आंदोलन। अच्छा, मतलब आपका ये कहना है कि परिवार को कम्युनिकेट नहीं करने दे रही पुलिस? ठीक है। तो हम देख सकते हैं एक तरफ सरकार आश्वासन दे रही है, पुलिस आश्वासन दे रही है कि कड़ी धाराएं लगा दी गई हैं, न्याय मिलेगा। लेकिन इंतज़ार यही रहेगा फास्ट ट्रैक कोर्ट का कि न्याय कब मिलेगा, समय सीमा कब है इस न्याय की, इस लड़की के लिए यही देखने लायक होगा। बहरहाल हमारे साथ हमारे सहयोगी शरद शर्मा के पास जाएंगे और ये तस्वीरें हम दिल्ली की देख रहे हैं। दिल्ली में सफदरजंग अस्पताल के बाहर किस तरह से भीम आर्मी के सदस्यों ने आज विरोध प्रदर्शन किया है। जो समाज से लड़की आती है उसको लेकर एक पूरा मामला बनाया जा रहा है। हमारे साथ शरद शर्मा मौजूद है। शरद, तो दिल्ली में बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ है, उसमें तमाम राजनीतिक दल भी शामिल हुए। क्या स्थिति रही और आपके पीछे अब भी नारेबाजी में सुन सकती हूँ? हाँ, देखिए अलग अलग जो राजनीतिक दल हैं, अलग अलग जो संगठन हैं, वो यहाँ पर सफदरजंग अस्पताल में अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए कांग्रेस का यहाँ पर प्रदर्शन चल रहा है। हमने देखा कि दिन में संसद के पास विजय चौक पर भी आज जो PL पुनिया हैं कांग्रेस के नेता, उनके नेतृत्व में प्रदर्शन हुआ। और अब भी यहाँ पर PL पुनिया और कांग्रेस के बहुत से नेता और कार्यकर्ता जो हैं प्रदर्शन कर रहे हैं। दूसरी तरफ हमने दिन में ही देखा कि सुबह से ही जो भीम आर्मी है उसके जो कार्यकर्ता हैं और उसके नेता हैं चंद्रशेखर, वो भी यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे और अपनी जो नाराज़गी है वो व्यक्त कर रहे थे। ये तो अभी मैंने आपको राजनीतिक प्रदर्शन दिखाया। एक दूर कोने में जो है जो पीड़िता हैं उनके पिता यहाँ पर अभी धरना दे रहे हैं। कुछ लीगल मजबूरियों के चलते हम उनको नहीं दिखा सकते, लेकिन यहाँ पर उनका धरना चल रहा है। और उस धरने का एक बड़ा कारण ये है कि संवाद की या तो कमी है या फिर ढंग से मैनेजमेंट नहीं किया गया है। दिक्कत ये है कि पहले चर्चा ये चली यहाँ पर सफदरजंग अस्पताल में कि जो पीड़िता का शव है उसको जो प्रशासन है, यहाँ का अस्पताल प्रशासन और पुलिस है, वो यहाँ से लेकर चले गए हैं। तो जो पीड़िता के पिता हैं, जो पीड़िता के भाई हैं, तो उन्होंने ये शिकायत की कि बिना परिवार को बताए शव आप कैसे ले गए, और उसके विरोध में वो यहाँ पर धरने पे बैठ गए और धरना अभी भी चल रहा है। किसी ने धरना ख़त्म नहीं करवाया है। हमने जो यूपी पुलिस के अधिकारी हैं यहाँ पर मौजूद थे, उनसे पूछा कि वस्तु स्थिति क्या है, सही बात क्या है। तो उनका ये दावा है कि शव को कहीं नहीं ले जाया गया है, शव यहीं पर है, लेकिन भीड़ इतनी है कि हम जो हैं जो पिता हैं पीड़िता के, उनसे बात नहीं कर पा रहे हैं। अब ये देखिए, यहाँ से मुझे दिखाई दे रहे हैं, आपको यहाँ से दिखाई दे जाएगा कि यहाँ पर सिर्फ इतने लोग हैं। अगर इनसे भी प्रशासन बात नहीं कर पा रहा है और मामले को सुलझाने की कोशिश नहीं कर पा रहा है, तो फिर क्या उम्मीद करें कि किस चीज़ की कोशिश कभी की गई होगी। तो इसीलिए और जो आरोप लग रहे हैं पुलिस पर कि पहली बात तो उन्होंने 5 दिन तक कोई खास कार्रवाई नहीं करी, केवल एक ही आरोपी को पकड़ा, और जब समाज के लोगों ने दबाव बनाया तब जाकर जो है उन्होंने कार्रवाई की। और जो पहले कहा गया था वो ये था कि एम्स में सबसे बढ़िया उपचार कराया जाएगा, बेहतर इलाज दिया जाएगा, लेकिन सफदरजंग में एडमिट उनको करा दिया गया, जो कि एम्स के मुकाबले सफदरजंग जो है वो कमतर माना जाता है। वहाँ पर जो है एम्स जैसा इलाज नहीं माना जाता है। जो देश में छवि है एम्स की वो अलग है, सफदरजंग की अलग है। तो इसीलिए आप देखिए अस्पताल प्रशासन में नज़ारे इस तरह के नहीं होने चाहिए, तस्वीरें इस तरह की नहीं होनी चाहिए, लेकिन ऐसी घटना हुई है। इसके विरोध में अब यहाँ पर प्रदर्शनकारी तो हैं ही, और साथ साथ अब शाम होती है तो पुलिस की तैनाती भी यहाँ पर बढ़ा दी गई है ताकि कोई भी अप्रिय घटना यहाँ पर ना हो अगर यहाँ पर लोगों की संख्या बढ़ती है तो। बिल्कुल शरद, वाकई में चिंताजनक स्थिति है और परेशान करने वाली स्थिति है इस समय जो बनी हुई है। और चिंता की बात यह भी है कि 3 महीने की बच्ची से भी बलात्कार होता है, 90 साल की उम्र की महिला से भी बलात्कार हो जाता है। महिला सुरक्षा का मामला मीडिया में कुछ दिन उछालते हैं, जब कोई एक मामला सामने आता है और फिर हम लोग भी भूल जाते हैं। तो अपने आप में महिला सुरक्षा को लेकर जो स्थिति है वो चिंताजनक है।
शरद वहाँ पे बने हुए हैं और लगातार हमें जो सफदरजंग अस्पताल के बाहर जिस तरह से स्थितियाँ बनी हुई हैं, प्रदर्शन हो रहा है, राजनीतिक प्रदर्शन हो रहा है, लड़की के जो परिवार वाले भी प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी मांगे हैं, कुछ असमंजस की स्थिति है, स्थिति साफ करने की वहाँ पे कोशिश की जा रही है। संवादहीनता इस समय जिस तरह से शरद ने बताया वो बनी हुई है। जैसे जैसे इस मामले में जानकारी हमें मिलेगी आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे। फिलहाल हमें एक ब्रेक लेने के लिए कहा जा रहा है। लगभग 28 साल बाद अयोध्या में 6 दिसंबर को बाबरी विध्वंस पर विशेष सीबीआई कोर्ट आपराधिक मामले पर कल अपना फैसला सुनाने जा रही है। 32 आरोपियों में बीजेपी के लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, कल्याण सिंह जैसे बड़े नेता शामिल हैं। कोर्ट ने सभी आरोपियों को फैसले के दौरान कोर्ट में हाजिर रहने के आदेश दिए हैं, लेकिन कोरोना और खराब सेहत के कारण देखना होगा कौन कौन पहुंच पाते हैं। क्या लालकृष्ण आडवाणी, कल्याण सिंह, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती और कई अन्य बड़े बीजेपी नेताओं ने आपराधिक साजिश करके लाखों कर सेवकों को बाबरी मस्जिद ढहाने के लिए उकसाया? इसका फैसला लगभग 28 साल बाद आने वाला है। 6 दिसंबर 1992 में हुई इस घटना ने देश और प्रदेश दोनों की राजनीति में अमिट छाप छोड़ी है। बुधवार को लखनऊ की विशेष सीबीआई अदालत फैसला सुनाएगी कि बाबरी मस्जिद किसके उकसावे पर ढहाई गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सभी मुख्य आरोपी कोर्ट आएंगे। सूत्रों की माने तो 92 साल के एलके आडवाणी और 86 साल के मुरली मनोहर जोशी जज से कोर्ट में ना मौजूद रहने की छूट मांग सकते हैं। 86 साल के कल्याण सिंह भी अभी कोरोना से पूरी तरह ठीक नहीं हुए हैं। राम मंदिर के भूमि पूजन में प्रधानमंत्री मोदी के साथ स्टेज पर मौजूद राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट के प्रमुख महंत नृत्य गोपाल दास भी हाई प्रोफाइल आरोपियों में शामिल हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती जो इस केस में आरोपी हैं, उन्होंने पत्र लिखकर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को साफ कर दिया है कि अगर उन्हें दोषी ठहराया गया तो वो बेल लेने की बजाय जेल जाएंगी। उमा भारती इस वक्त कोविड होने के कारण उत्तराखंड के अस्पताल में भर्ती हैं। जुलाई में एनडीटीवी से बातचीत के दौरान उमा भारती अपना स्टैंड साफ कर चुकी हैं। हमको ये चीज़ बिल्कुल महत्व नहीं रखती है कि वहाँ पर क्या होता है, फैसला क्या होता है। मैंने कहा था कि राम जन्मभूमि अभियान में भागीदारी के लिए मुझे फांसी पे भी लटका दिया जाएगा तो मेरी माँ की कोख धन्य हो जाएगी। जो आरोपी कोर्ट में मौजूद रहेंगे उनमें फैजाबाद के सांसद और बीजेपी नेता लल्लू सिंह, पूर्व बीजेपी सांसद और साधु रामविलास वेदांती हैं, जिनके खिलाफ आपराधिक साजिश कर दंगा करवाने का आरोप है। और हम ये मानते हैं कि कोर्ट जो फैसला करेगी वह उचित ही फैसला करेगी, क्योंकि किसी प्रकार का इस प्रकार का रोल हम लोगों को उसमें नहीं था जिसके कारण हमको अपराध सिद्ध हो। मेरी हमको फांसी होती है या आजीवन कारावास होता है तो मैं उसको सहने के लिए तैयार हूँ और जज साहब जो निर्णय देंगे मैं उसका सम्मान करता हूँ। बाबरी मस्जिद विध्वंस केस में न्याय मिलने में लंबा वक्त लगा है। इस बीच अयोध्या में भूमि विवाद का फैसला आ चुका है और वहां अब मंदिर बनाने की तैयारी है, जबकि मस्जिद के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अलग जगह मुहैया कराई गई है। लेकिन अब सवाल है, मस्जिद गिराने का गुनहगार कौन निकलता है। ये लखनऊ का पुराना हाई कोर्ट कॉम्प्लेक्स है और जज एसके यादव का कोर्ट जो अयोध्या मैटर्स को एक्सक्लूसिवली हियर कर रहा है वो इसी कॉम्प्लेक्स के अंदर है। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो अयोध्या मैटर्स का कोर्ट है वो डे टू डे हियरिंग करे इस पूरे मसले में और 2019 तक जजमेंट सुनाए, लेकिन डिलेज हुई और इंटरेस्टिंगली जो लेटेस्ट सेट ऑफ डिलेज हैं वो ये जो कोरोना की महामारी चल रही है उसको लेके हुई। अब फाइनली 28 साल बाद यादव साहब का कोर्ट जजमेंट देने के लिए तैयार है। लखनऊ से कैमरा पर्सन राजेश गुप्ता के साथ आलोक पांडे, एनडीटीवी इंडिया। महाराष्ट्र की सत्ताधारी पार्टियां एक तरफ कृषि कानून का विरोध कर रही हैं तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र के अधिकारियों ने अगस्त में ही विधेयक पारित होने से पहले राज्य में लागू कर लिया। सदस्यांनी अन्नत्याग केलाय कालपासूनचा, की आम्हाला आज कळलं
किसान बिल के खिलाफ सदस्यों ने जो अन्न त्याग किया है उसके समर्थन में मैं आज एक दिन के लिए उपवास रखूंगा। कृषि बिल के विरोध में एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने एक दिन के अनशन की घोषणा की थी, तो वहीं कांग्रेस नेताओं ने इसके विरोध में प्रदर्शन कर महाराष्ट्र में इस कानून को लागू नहीं करने की बात कही थी। हम तो विरोध कर रहे हैं और हम विकास आघाड़ी भी इसका विरोध करेगी और महाराष्ट्र में वो कानून नहीं लागू करेगी। अब जो जानकारी मिली है उसमें पता चला है कि जिस कृषि बिल का महाराष्ट्र सरकार विरोध कर रही है उसी विधेयक को महाराष्ट्र सरकार के अधिकारियों ने अगस्त महीने में ही सख्ती से लागू करने के आदेश दिए थे। 10 अगस्त के इस अधिसूचना में एपीएमसी बाजार और कृषि समितियों को कहा गया कि उन्हें इसका पालन करना होगा। अब सरकार की ओर से इस मामले में सफाई दी जा रही है। केंद्राला कायदा करण्याचा त्या ठिकाणी अधिकार आहे तसा राज्याला स्वतः आहे। केंद्र सरकार के आदेश के आधार पर यह सब हुआ है, पर जिस तरह केंद्र को नियम बनाने का अधिकार है उस तरह हमें भी है और इस पर जल्द ही बैठक कर कोई फैसला लिया जाएगा। हम किसानों के साथ हैं। या कायद्याचा अभ्यास करून आम्ही शेतकऱ्यांच्या हिताच्या दृष्टीने निर्णय घेऊ। अब कई किसान नेता इस मामले में सरकार से नाराज नजर आ रहे हैं और ऐसे आदेश देने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। जब महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस यह कृषि विधेयक के खिलाफ है तो महाराष्ट्र के कुछ अधिकारियों ने 10 अगस्त को ही लागू कर दिया। अगर महाराष्ट्र में कृषि विधेयक ऑर्डिनेंस से ही लागू हो जाता है तो यहाँ के अधिकारी पूरी तरह केंद्र की भाजपा सरकार के साथ काम कर रहे हैं और इन अधिकारियों को तत्काल निलंबित करना ये मांग लेकर ये किसान विधवाएं और सब किसान अब आत्महत्या ग्रस्त परिवार आंदोलन कर रहे हैं। सरकार में शामिल नेताओं को ही नहीं पता कि उनके अधिकारियों की ओर से किस तरह के नोटिफिकेशन दिए जा रहे हैं और जब ऐसे मामले सामने आते हैं तब उनकी ओर से सफाई दी जाती है। लिहाजा प्रशासन में शामिल नेताओं की ओर से दिए गए बयानों पर सवाल उठना लाजमी है। मुंबई से सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे दिल्ली में जो शिक्षक हैं और जो डॉक्टर्स हैं क्यों परेशान हैं। कोरोना की इस आपदा में उत्तरी दिल्ली नगर निगम के डॉक्टर से लेकर शिक्षकों तक को 3 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है। नगर निगम दिल्ली ने सरकार से 2000 करोड़ का बेल आउट पैकेज मांगा है, तो दिल्ली सरकार ने उल्टे नगर निगम पर 1000 करोड़ रुपए के पानी का बकाया बिल ना भरने का आरोप लगा दिया है। लेकिन नगर निगम और दिल्ली सरकार के झगड़े में अब डॉक्टर, शिक्षक से लेकर छोटे कर्मचारी आर्थिक आपदा से जूझ रहे हैं। मैं आपके संघर्ष को कोविड के संक्रमण काल में अस्पताल के डॉक्टर और नर्स मरीजों का इलाज करने के बजाय अपनी तनख्वाह के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। अस्पताल ही नहीं, नगर निगम के अंदर और बाहर तनख्वाह के लिए कर्मचारी धरनों पर बैठ रहे हैं। कि वेतन जैसी चीज के लिए भी आज कर्मचारियों को आकर के धरने और प्रदर्शन तक की नौबत आ गई है। इससे ज्यादा शर्म की बात किसी सरकार के लिए, किसी प्रशासन के लिए नहीं हो सकती। कोरोना काल में गिरती आमदनी ने उत्तरी दिल्ली नगर निगम को आर्थिक आपातकाल के मुहाने पर ला खड़ा किया है। दफ्तरों में सन्नाटा है और निगम के 24,000 कर्मचारियों के चेहरे पर मायूसी। 6 महीने से लड़ रहे हैं सैलरी के लिए। सिर्फ हम रेजिडेंट डॉक्टर्स ही नहीं, हमारा सारा स्टाफ यहाँ पे हमेशा लड़ता है। हमारे आए दिन प्रोटेस्ट होती हैं और हम इस चीज से बहुत ज्यादा परेशान हैं, क्योंकि हर बार का ये एक ट्रेंड सा बन चुका है कि सैलरी टाइम पे नहीं आती है। उत्तरी दिल्ली के जो शिक्षक श्रमिकों को राशन और खाना बांटने में लगे थे, वही तनख्वाह न मिलने के चलते दाने दाने को अब मोहताज हो गए हैं। इन कर्मचारियों को अपनी 3 महीने की तनख्वाह और एरियर्स नहीं मिले हैं। हालात ये हैं कि निगम के 8000 शिक्षकों ने हड़ताल का अल्टीमेटम दे रखा है।
हमें वेतन समय पे चाहिए, हमें सभी पुराने एरियर चाहिए और इसके लिए चाहे महापौर जी केंद्र से बात करें, दिल्ली सरकार से करें, तीनों निगम एक करें, केंद्र से सीधा फंड लें, ये मुख्यमंत्री जी से बात करें, जो भी कुछ करना है करें और हमें स्थायी समाधान दें। कर्मचारियों की तनख्वाह के लिए उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने अब दिल्ली सरकार से 3000 करोड़ रुपए का बेल आउट पैकेज मांगा है, लेकिन उल्टा दिल्ली सरकार ने नगर निगम को 2000 करोड़ रुपए के पानी के बिल का भुगतान करने का नोटिस भेज दिया है। दिल्ली सरकार ने अंतरिम बजट में 2022 करोड़ हमारे को कहा था कि हम नॉर्थ एमसीडी को देंगे। आज दिल्ली सरकार हमारा पैसा देने के लिए तैयार नहीं है। कोरोना में हमारा अपना रेवेन्यू लॉस हो गया, हमारा रेवेन्यू कम हो गया, हम किसी का चालान नहीं काट पाए, तो हमारे पे तो दोहरी मार हो गई। उत्तरी दिल्ली नगर निगम को हर महीने कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए 360 करोड़ रुपए चाहिए, लेकिन कोरोना के चलते निगम का टैक्स कलेक्शन 60% तक कम हो गया है। जानकार कहते हैं कि जब तक तीनों नगर निगमों को एक नहीं किया जाएगा, तब तक हालात ऐसे ही बने रहेंगे। दिल्ली सरकार और नगर निगम दोनों एक दूसरे से बकाया वसूलने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस से लेकर अदालत तक के दरवाज़ा खटखटाने की तैयारी में जुटे हुए हैं। एक तरफ कोरोना संक्रमण का खतरा, तो दूसरी तरफ आर्थिक मंदी के हालात में अब नगर निगम के 24,000 जो कर्मचारी हैं वो पिस रहे हैं, लेकिन इसका हाल फिलहाल में कोई निकलता नहीं दिख रहा है। दिल्ली से मनोज ठाकुर के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे दिल्ली में एक डीआरडीओ के अधिकारी से क्यों वसूले जा रहे थे पैसे। नोएडा में एक डीआरडीओ अफसर के साथ हनी ट्रैप के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक आरोपी अभी फरार बताया जा रहा है। गिरफ्तार महिला जो इस मामले की मास्टरमाइंड बताई जा रही है, उसने दावा किया कि वो बीजेपी महिला और मंडल की अध्यक्षा है और बिग बॉस में एक विजेता की रिश्तेदार है। उसके दावे को बीजेपी और बिग बॉस के विजेता का परिवार खारिज कर रहा है। पुलिस सुनीता गुर्जर नाम की इस महिला को एक बड़े हनी ट्रैप गिरोह का मास्टरमाइंड बता रही है। अब इसी महिला की ये बीजेपी नेताओं के साथ तमाम तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें वो दावा कर रही है कि वो बीजेपी महिला मंडल की अध्यक्ष है। हालांकि बीजेपी इसे सिरे से खारिज कर रही है। उनके यहाँ कुछ कार्ड भी मिले, मैं आपको बता देता हूँ। उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि मंडल अध्यक्ष महाराणा प्रताप मंडल। तो महिला मोर्चा का पहली बात तो जहाँ वो रहती हैं वो हमारा महाराणा प्रताप मंडल है ही नहीं। हमारे सांसद या हमारे विधायक जी वो सुबह से शाम तक इतने सारे लोग हैं, सब फोटो खिंचवाते हैं। कोई अपनी डीपी लगाता है, कोई कुछ लगाता है, ये सब चलता रहता है। लेकिन मैं आपको कह सकता हूँ हमारी लिस्ट भी देख लीजिए, हमारे उसमें कोई भी वो किसी भी प्रकार की कोई हमारी वो नहीं है, ना मंडल अध्यक्ष है ना कुछ है। सुनीता का ये भी दावा है कि वो बिग बॉस के विनर मनवीर गुर्जर की रिश्तेदार है, लेकिन मनवीर के परिवार का कहना है कि सुनीता उनके गांव की रहने वाली है, उससे किसी तरह का रिश्ता नहीं है। शनिवार को इस महिला ने अपने गैंग के साथ नोएडा के सेक्टर 77 से एक डीआरडीओ के वैज्ञानिक को मसाज करने के नाम पर अगवा कर लिया था। उनका कीमती सामान छीनकर उन्हें एक ओयो होटल में रखा और फिर पुलिस की मदद से वो रिहा हुए। पुलिस ने इस मामले में सुनीता समेत 4 आरोपियों रिंकू, दीपक, राकेश को गिरफ्तार कर लिया है और 5वें आरोपी आदित्य की तलाश कर रही है। पुलिस के मुताबिक जब महिला को पकड़ा गया तो वो अपने राजनीतिक रसूख की धौंस जमाने लगी, लेकिन जब कड़ाई से पूछताछ हुई तो पता चला कि वो हनी ट्रैप में कई लोगों को फंसा चुकी है। हालांकि पुलिस महिला के राजनीतिक कनेक्शन की जांच पर कुछ नहीं बोल रही। हम लोगों ने जब उनको अरेस्ट किया था उस समय इस तरह का कोई एविडेंस हम लोगों के पास नहीं था, और ऐसे भी हमारे लिए वही इम्पोर्टेंट एविडेंसेस होते हैं जो हमारे इन्वेस्टिगेशन के लिए इम्पोर्टेंट। हम लोगों ने इस लाइन पे भी कभी किसी से बात भी नहीं की और हमें इस तरह का कुछ एविडेंस भी नहीं मिला। वहीं इस मामले की जांच
मिलिट्री इंटेलिजेंस से जुड़े लोग भी कर रहे हैं। पता किया जा रहा है DRDO के अफसर को हनी ट्रैप में फंसाने की पीछे की वजह कोई और तो नहीं। इस मामले के दो पहलू हैं। पहला तो ये कि आपराधिक साजिश जिसका पुलिस जांच करने का दावा कर रही है, वहीं दूसरा पहलू है हनी ट्रैप का गैंग चलाने वाली महिला का राजनीतिक कनेक्शन, जिसके बारे में पुलिस ना तो ज़्यादा बोल रही है और ना ही इस पहलू को लेकर जांच कर रही है। नोएडा से अपने सहयोगी अरविंद उत्तम और कैमरामैन मोहम्मद कैफ खान के साथ मैं मुकेश सिंह, NDTV इंडिया। तो वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आगे आप देख सकते हैं बिंदास क्रिकेट। नमस्कार।